हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन पाठशाला पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे रेलवे ग्रुप डी के टेस्ट सीरीज का चौथा पार्ट। इससे पहले भी 3 टेस्ट सीरीज का डिस्कशन किया जा चुका है। यदि आप उन्हें नहीं देखें तो उन्हें देख ले। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त करके उसे पहले बना कर और खुद से असेसमेंट कर सकते हैं कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है। उसके बाद जो प्लेलिस्ट में वीडियो दिया जा रहा है उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अम्लगम कहते हैं? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आपको बताना है अम्लगम किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारा और जस्ता को। तो जो भी धातु पारा के साथ मिल करके धातुई घोल बनाता है उसे अम्लगम कहते हैं। तो पारा के साथ घुली हुई धातु एक ही है, ऑप्शन सी में पारा के साथ जस्ता घुला है। पारा के साथ कोई भी धातु घुलता तो उसे अम्लगम कहते। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। अगला प्रश्न है कि 6 रसायन है LMNOP, Q और विभिन्न रंगों की बोतल जैसे कि हरी, लाल, नीली, सफ़ेद, गुलाबी और बैंगनी में रखे गए हैं, पर जरूरी नहीं है किसी क्रम में हो। और इन बोतलों को बाएं से दाएं लगाया जाता है, पर जरूरी नहीं है किसी क्रम में हो। तो यहाँ तक जो बेसिक डिटेल है वो दिया गया है। आगे जो भी डिटेल है उस आधार पे इस प्रश्न का जो निर्धारण होगा, इसके लिए हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं। एक तरफ रसायन लिख देते हैं, एक तरफ रसायन का बना लेते हैं और दूसरी तरफ रंग का बना लेते हैं। तो इस रसायन और रंग के चार्ट में आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है कि रसायन M सफ़ेद बोतल में रखा गया है। तो अब ये तो पता नहीं है टोटल जितना भी रंग है उसमें से ये नहीं पता है कि M को कहाँ रखा गया है। कुल 6 रंग है तो 6 चार्ट में 6 कॉलम बना लेंगे। इसमें पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इधर छठा रख देंगे, इधर किसी को डिवाइड कर लेते हैं, 6 हो जाएगा। इस तरह से अम्ल को सजाएंगे हम लोग। जितने भी रसायन है उसको सजाएंगे और रंग को एक साइड एक तरफ से रखेंगे। तो इसमें जो पहला डाटा है वो है रसायन M सफ़ेद बोतल में है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, M को सफ़ेद में ही रखेंगे। रसायन L हरी बोतल में नहीं है तो नहीं वाले को साथ में रखेंगे, L को हरी में नहीं रखेंगे। बैगनी बोतल को एकदम बाएं रखा गया है, तो बैगनी को कहाँ रखेंगे? एकदम बाएं रखेंगे। रसायन L हरी बोतल में नहीं रखा गया है और बैगनी बोतल को एकदम बाएं रखा गया है, तो बैगनी को एकदम बाएं रख देंगे। तो इस क्रम में सजाने के बाद आगे देखेंगे रसायन O नीली बोतल में रखा गया है, तो O जो है नीली बोतल में है। अभी तक कहाँ क्या पुट करेंगे ये नहीं पता चल रहा है, लेकिन O को नीली में रखेंगे ये पता चल गया। और O जो है ठीक उन बोतलों के बीच में रखा गया जिसमें रसायन L और M है। तो इसका क्रम या तो LOM हो सकता है या MOL हो सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। लाल बोतल बाएं छोर पर है, तो ये कंफर्म पता चल गया है कि लाल बोतल जो है बाएं छोर पे है, तो यहाँ पे लिख देते हैं लाल बोतल बाएं छोर पे है। आगे पढ़ते हैं, रसायन Q वाली बोतल किसी छोर पे नहीं है, Q ना तो यहाँ होगा और Q ना तो यहाँ होगा, ये दोनों को क्रॉस कर देते हैं, Q किसी छोर पे नहीं रखा हुआ है। हरी बोतल दाएं छोर पे है, तो ये भी पता चल गया हरी बोतल, तो यहाँ पे हॉ लिख देते हैं, हॉ से हरी बोतल हो गया, ये दाएं छोर पे है। हरी बोतल दाएं छोर पे है। रसायन P सफ़ेद बोतल के पास नहीं है, रसायन P जो है ये सफ़ेद बोतल के पास नहीं है, ये भी याद रखेंगे, एक डेटा है, सफ़ेद बोतल के पास नहीं है। देखते हैं आगे दिया जा रहा है आपको, सफ़ेद बोतल के पास नहीं रखा है कि निम्नलिखित रसायन और बोतल को कौन सा संयोजन सही है। यदि इनके आधार पर इन सब को सजाते हैं तो इसमें जो लाल है, लाल के लिए जिसमें रसायन LM है, LM एक साथ है, तो ये इसका जो क्रम होगा वो हो जाएगा N के बाद आ जाएगा M के बाद आ जाएगा O के बाद आ जाएगा L के बाद Q और सबसे लास्ट में P। फिर रंग में
इधर लाल आ जाएगा, फिर सफ़ेद आ जाएगा, सफ़ेद के बाद नीली, नीली के बाद गुलाबी, गुलाबी के बाद बैगनी। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से रसायन और बोतल का संयोजन कौन सही है। सही का प्रश्न पूछा जा रहा है, तो देखते हैं कौन सा सही है। तो पी में लाल है तो पी में हरा है, तो पहला गलत हो गया, पहला सही नहीं है। एन में हरी है, एन में लाल है, ये भी गलत है। पी में हरी है तो हाँ पी में हरी है, सबसे लास्ट वाला देखिएगा तो पी में हरी। तो इस तरह से ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों और संख्याओं के युग्मों का चयन करें। तो इसमें देखेंगे एक तरफ 13 है और 21 है, 13 के साथ 21 है, फिर 19 है और 27 है, 15 है, 23 है, 16 है और 64 है। इसमें से केवल एक जोड़ा जो है वो सम है, बाद बाकी विषम है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा 16 और 64। 29 को रोमन संख्या में क्या लिखते हैं? तो x मतलब 10 10 20 और x के पहले i हो गया तो ये 9, तो 29 ऑप्शन सी। एक निश्चित कोड भाषा में बैट को 23 और कैट को 24 लिखा जा रहा है, तो बॉल को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? बैट में बी आया, बी का जो क्रम संख्या होता है 2 होता है, ए का 1 होता है और टी का 20, सबको जोड़ देते हैं तो 23 होता है। उसी तरह से इसमें जो भी क्रम आया है 2 + 1 + 12 + 12, तो कितना हो गया? 24 2 26 1 27, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, माधवी शालिनी नाट्य शास्त्र और कंप्यूटर साइंस में अच्छे हैं, अंजना और माधवी कंप्यूटर साइंस और भौतिकी में अच्छे हैं, अंजना पूर्णिमा और निर्मला भौतिकी तथा इतिहास में अच्छे हैं, निर्मला और अंजना भौतिकी और गणित में अच्छे हैं, पूर्णिमा और शालिनी इतिहास और नाट्यशास्त्र में अच्छे हैं, भौतिकी नाट्यशास्त्र और कंप्यूटर साइंस में कौन अच्छा है? तो इस तरह के सवाल को बाय ऑप्शन बना सकते हैं। सबसे पहले तो आता है निर्मला, निर्मला भौतिकी नाट्यशास्त्र और कंप्यूटर क्या तीनों में है? तो देख लेते हैं निर्मला के बारे में। तो निर्मला जब सबसे पहले कहाँ आया है? तो निर्मला जो आया पहली बार, अंजना पूर्णिमा निर्मला एक साथ आया है, ये भौतिकी और इतिहास में अच्छे है, तो भौतिकी आ गया। फिर निर्मला कहाँ आया? तो निर्मला फिर सेकेंड टाइम आया है, अंजना के साथ भौतिकी और गणित में अच्छे है, तो निर्मला भौतिकी में हो गया। फिर निर्मला कहीं आया है? तो निर्मला और कहीं नहीं आया है, तो रेस्ट जो बचा कंप्यूटर और नाट्यशास्त्र इसमें नहीं हुआ, इसीलिए निर्मला का ऑप्शन जो है यहाँ ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब देखते हैं माधवी के लिए। माधवी तीनों में होना चाहिए। तीन कौन कौन? भौतिकी, नाट्यशास्त्र और कंप्यूटर में। देखते हैं माधवी के लिए। माधवी जो क्वेश्चन के शुरुआत में है वो नाट्यशास्त्र और कंप्यूटर दोनों है, और यहाँ पे नाट्यशास्त्र और कंप्यूटर दोनों के बारे में बोला गया है। तो नाट्यशास्त्र माधवी जो है यहाँ पे है माधवी, और नाट्यशास्त्र कंप्यूटर, और ये नाट्यशास्त्र और कंप्यूटर आ गया। यदि माधवी आगे भौतिकी में भी होगी अच्छी, तो ये माधवी ही इसका ऑप्शन होगा। देखते और माधवी कहाँ पे यूज हुआ है? तो माधवी यहाँ आया, और एक बार माधवी यहाँ भी आया है। ये कंप्यूटर साइंस में भी है, कंप्यूटर साइंस में ऊपर में आया था, भौतिकी में भी है, तो ये तीनों में आ गया, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा माधवी, ऑप्शन बी। ICC T20 इंटरनेशनल जो है उसके रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन डी। T20 में नंबर 1 स्थान पर भारत है और दूसरे स्थान पे जो है इंग्लैंड है, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम को। कॉपर, आयरन, जिंक धातुएं मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। कॉपर, जिंक और आयरन, ये जो इसके अलावा ऑप्शन बचता है, ये तीनों मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है।
ये अपने अयस्कों के रूप में क्रमशः कॉपर पायराइट, हेमेटाइट और जिंक सल्फाइड आदि रूपों में पाई जाती है, जिसका निष्कर्षण कार्बन अपचयन विधि द्वारा किया जाता है। इन सभी का जो अपचयन है कार्बन अपचयन विधि द्वारा होता है। जबकि सोडियम जो है, जो कि ऑप्शन में हुआ था, सोडियम ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है और इसे वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है, इसीलिए बहुत सक्रिय होने के कारण केरोसिन तेल में रखा जाता है। यहाँ पूछा जा रहा था कि कार्बन का उपयोग करके किस धातु को प्राप्त किया जाता है, नहीं किया जाता, तो ये सोडियम को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तांबा, लोहा और जस्ता के लिए कार्बन के उपयोग के द्वारा अपचयन करके प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का प्रश्न है, 9 नंबर में है, इसका राइट आंसर है नाइक्रोम, ऑप्शन डी। नाइक्रोम जो है ये बहुत कठोर और बहुत तन्य है। इसमें जो ऑप्शन में आया है कार्बोरंडम, ये एल्युमिनियम का अयस्क होने के कारण एल्युमिनियम गुणधर्म से युक्त होता है, जो कठोर और तन्य नहीं होता है। उसके बाद कास्ट आयरन कठोर तो होता है किंतु दबाव पर भंगुर प्रवृत्ति के कारण तन्य नहीं होता है। उसके बाद टंगस्टन का गलनांक बिंदु अधिक है, यह तन्य धातु है किंतु कठोर नहीं है। उसके बाद जो आंसर है वो नाइक्रोम जो है एक अभंगुर होने के कारण, कठोर और उच्च गलनांक के कारण तन्य धातु है। दिए गए प्रश्नों को पढ़े और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो कौन सा शब्द भाषा LA का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसको देखेंगे। सबसे पहले तो कम हेयर से ला, हेयर इज इट इज, ला ई इट के रूप में लिखा गया है। तो कॉमन देखते हैं इन दोनों में क्या है, तो हेयर इन दोनों में कॉमन है, हेयर कॉमन है, ओनली हेयर कॉमन है। और इधर जो कूट भाषा है उसमें क्या कॉमन है, तो ला कॉमन है। और पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द कूट भाषा ला का प्रतिनिधित्व करता है। तो ला का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, ये इस प्रश्न का जवाब देने के लिए क्या जरूरी है, तो उत्तर देने के लिए दोनों कथन एक साथ पर्याप्त है। यदि कोई एक होता तो ये पता नहीं चलता ला किसके लिए आया है, लेकिन यहाँ दोनों के आधार पे कहा जा सकता है कि ला हेयर के लिए आया है, इसीलिए कथन 1 और कथन 2 दोनों पर्याप्त है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है और 20% उसकी आय में 20% वृद्धि हो गई और उसका खर्च 10% बढ़ गया, तो उसे बचत में कितने % की वृद्धि हुई? इसे आसानी से बनाते हैं। सबसे पहले तो आय है, आय मान लेते हैं 100 है, यहाँ आय मान लेते हैं। आय के बाद खर्च है तो खर्च यहाँ लिख देते हैं, फिर बचत। तो आय 100 है, तो यदि उसमें से 75 खर्च कर देता है तो बचत करता है 25 का। जब दूसरे कंडीशन में उसके आय में वृद्धि हो जाती 20%, जब 100 रुपया कमाता था अब 20% वृद्धि हुई तो 120 कमा रहा है और उसके खर्च में 10% बढ़ जाता है, तो 75 का 10% निकाल लेंगे। 75 का 10% निकालने से 82.5 आ जाएगा। तो जब 82.5 खर्च कर देता है तो बचत कितना, तो 120 में से 82.5 को घटा लेंगे, ये हो जाएगा 37.5। अब पूछ रहा उनके बचत में कितने % की वृद्धि हुई। पहले बचत 25 था, अब हो गया है 37.5, तो वृद्धि कितने का हुआ है, तो घटा लेंगे। 12.5 का वृद्धि हुआ है कितने पे, तो 12.5 का वृद्धि 25 पे हुआ, 25 से 12.5 बढ़ा है गुना 100, तो 25 चौके 100 और 12.5 चौके 50%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 50% की वृद्धि हुई है, ऑप्शन सी। किसकी न्यूनता के कारण रक्ताल्पता रोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के कारण। उपरोक्त सभी अर्थात फोलिक अम्ल के कारण भी, विटामिन B12 के कारण भी, लोहा के कारण भी और उपरोक्त सभी, ये तीनों के कारण, ये तीनों की कमी से रक्त अल्पता होता है, जिसे एनीमिया बोलते हैं। बात है रक्त अल्पता की, तो ये विटामिन जो B9 है, B9 को ही फॉलिक अम्ल बोलते हैं। B12 इसका रासायनिक नाम साइनकोबालामिन, और लोहा
इन तीनों की कमी के कारण होता है? फोलिक अम्ल, मैक्रोसिस्टिक एनीमिया, विटामिन B12, पर्सिनियम एनीमिया और एफी के कारण एनीमिया। तो ये तीनों के कारण अलग अलग है, एनीमिया का नाम है। फिर से देख लेते हैं। विटामिन B12 की कमी से, विटामिन की तीनों की कमी से अलग अलग बीमारी होता है। फोलिक अम्ल के कमी से मैक्रोसिस्टिक एनीमिया होता है। विटामिन B12 की कमी से पर्निशियस एनीमिया होता है, और लोहा के कारण जो होता है उसे ओनली एनीमिया कहते हैं। मिलावटी सरसों तेल के पक्के भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाले खतरनाक ड्रॉपसी का कारण निम्न में से कौन सा एक नहीं हो सकता है? जैसा कि भारत में हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा धान की भूसी की तेल में मिलावट। धान की भूसी की तेल में मिलावट कर देने से ड्रॉपसी नामक जो बीमारी होता है वो नहीं हो सकता है। ये बाद बाकी सभी के मिलाने से होता है। अर्जेमाइन के तेल मिलावट से, सरसों के साइनाइड अंश से, उजला रंग के मिलावट करने से ड्रॉपसी नामक बीमारी होता है। और घातक ड्रॉपसी को ही जलोदर रोग भी कहते हैं। और इस रोग की उत्पत्ति के कारण क्या है? अर्जिमोन तेल, बटर येलो, अर्थेसेटिकल फॉस्फेट खनिज, सफ़ेद और पैराफिन ऑयल, इंजन ऑयल इत्यादि को यदि खाद्य सरसों तेल में मिला देते हैं तो इससे ड्रॉपसी नामक बीमारी होता है। और अर्जिमोन सरसों के तेल में मिलाया जाने वाला एक विषाक्त पदार्थ है। इसमें साइनाइड का अंश होता है और अत्यंत घातक होता है। अगला प्रश्न है साइन 65 डिग्री और कॉस 25 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो किसी एक तरफ इसको कन्वर्ट कर देंगे, ऊपर ही कर लेते हैं। साइन है तो साइन ही लिखेंगे। 65 को 90 माइनस 25 लिख सकते हैं, और बट्टे कॉस 25 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा बोलते हैं, तो इसीलिए इसका हो जाएगा कॉस 25 डिग्री, और नीचे में भी कॉस 25 डिग्री, और दोनों को काट करके क्या आ जाएगा आंसर? 1। देख लेते किस ऑप्शन में 1 है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए इसके सीरीज को देखेंगे। 253, 374, 495, उसके बाद क्या आएगा? तो सीरीज में पहला जो संख्या है 2, 3, 4, तो एक एक बढ़ा है तो 4 के बाद 5 होगा, तो 5 वाला ऑप्शन सभी है। 5 के बाद 7 मतलब 2 बढ़ा है, 7 के बाद 9 2 बढ़ा है, फिर 9 में 2 बढ़ा देंगे 11, 5 के बाद 11, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है यदि दो पाइप को एक साथ किसी टैंक में 12 घंटे में भर सकता है, दो पाइप एक साथ, पहला पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटा पहले भर देता है, तो बताए तेजी से भरने वाला पाइप टैंक को कितने समय में भर देगा? तो एक जो पहला पाइप जो है दूसरे पाइप से 10 घंटा पहले भर देता है, तो मान लिए पहला पाइप जो है, एक पाइप है यदि x घंटा में भरता है, एक पाइप मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, और सेकेंड पाइप उसी को भरने में कितना लगाता है? 10 घंटा ज़्यादा लगाता है। अब प्रश्न कर रहा है कि दोनों मिल करके 12 घंटा में भरता है, तो दोनों मिल करके जब भरे तो इसके लिए जो फार्मूला होता है, ऊपर जो दोनों संख्या होता है अलग अलग उसका गुना होता है, और नीचे दोनों को जोड़ देते हैं। यदि इनको जोड़ते हैं तो x जोड़ 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 12, 12 सब मिल करके 12 घंटा समय लगाता है दोनों मिल करके। तो इसको यदि सॉल्व करते हैं तो इसका जो x का वैल्यू आ जाता है वो आता है 20 घंटा। तो 20 घंटा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है विश्व वन्यजीव दिवस हर साल निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मार्च को। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, और यह जो है विश्व वन्यजीव और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और के लिए यह मनाया जाता है, और इसके लिए यह वन्यजीव अपराध से लड़ने हेतु तत्काल कदम उठाने का आह्वान करता है, जिसका पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव व्यापक है, और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2013 में से मनाने की घोषणा की गई है। तो आगे कभी ऐसा भी हो सकता है ये प्रश्न पूछा जाए
कि विश्व वन जीव दिवस को कब से मनाया जा रहा है, तो इसे याद रखेंगे 2013 से। और किसके द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। जल जो है कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला एक अणु है। साथ ही कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कुछ सजीव जैसे जीवाणु के शरीर एक ही कोशिका के बने होते हैं और उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। और कोशिका के भीतर बहुत सारी संरचनाएं होती है, जिसमें केंद्रक, केंद्रिका, जीवदर्भ, गोल्जिका इत्यादि होता है। और इसमें जीवदर्भ कोशिका में जो जीवदर्भ है, उस जीवदर्भ में जल की मात्रा जो है 80% होता है। और प्रश्न आपसे पूछा जा रहा था कि एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु क्या है, तो जल है। जल 80% होता है, प्रोटीन 15%, वसा 3%, कार्बोहाइड्रेट 1% और अकार्बनिक लवण 1%। अगला प्रश्न है कि 3 संख्याओं में प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की दोगुनी और द्वितीय संख्या तृतीय संख्या जो कि छोटी भी है की दोगुनी है। तो तीनों संख्या को औसत 21 हो तो सबसे छोटी संख्या यहाँ मान लेंगे पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो इसमें यदि लास्ट से लेते हैं तो ये सीरीज अच्छे से बन जाता है कॉम्बिनेशन। तो ये यहाँ कहा जा रहा है कि तृतीय संख्या की दोगुनी है द्वितीय। यदि तृतीय x है तो द्वितीय 2x होगा। और पहले प्रश्न में कहा, पहले सेंटेंस में कहा गया था कि प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की दोगुनी है। प्रथम जो है द्वितीय की दोगुनी है, तो 2x का दोगुनी 4x। और सबका औसत जो है 21 है, तो 4x प्लस 2x 6x 1 7x। 7x/3 इज इक्वल टू 21। 7 से ये कट गया तो ये x इक्वल टू हो गया 9। तो सबसे छोटी संख्या x जिसको माने थे x इक्वल टू 9, दूसरी है 18 और तीसरी है 36। और छोटी मांग रहा छोटी संख्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9। छोटी संख्या जो है ये 9 है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है NaSCO3 का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो NaSCO3 होता है उसका रासायनिक सूत्र है और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका अणुसूत्र जो है NaSCO3 होता है और इसका IUPAC नाम जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व। किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति को अवस्था या विरामावस्था को बनाए रखने के लिए प्रयास करती है, उसे जड़त्व कहते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उस वस्तु की गति का प्रतिरोध भी अधिक होगा। और जड़त्व के नियम का प्रतिपादन गैलीलियो ने किया था। और किसी वस्तु के जड़त्व उसके द्रव्यमान की माप से की जाती है। अगला प्रश्न है, दी गई आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति में निहित है। तो निहित देखना है कि ऐसा वाला फिगर, चाहे इसको किसी भी तरह से घुमा दे तो ऐसा वाला फिगर दिखना चाहिए आपको। एक तरफ से ऐसे जाएगा और दूसरे तरफ से इसको क्रॉस करेगा, या फिर ऐसे कर सकते हैं, ऐसे छोटा जाएंगे और इसी को बड़ा लेकर के ऐसे क्रॉस करेंगे। इस तरह का फिगर दिखना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि आप किसी एक को हटा दीजिए यहाँ से, जैसे कि इस रेखा को हटा दीजिए तो आपको कैसा दिख रहा है, ये ऐसे गया है, ऐसे आया है, और इसको हटा दिए तो बीच से ऐसे बन गया। तो बीच से ऐसे बना, तो बस इसको देखिए, तो ये जो है एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, तो ये चारों भुजा से मिल करके बना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है,
मैथ का सवाल है, मिश्रण का सवाल है। ध्यान से देखेंगे, यदि किसी पेट्रोल के टैंक में 200 लीटर पेट्रोल है, यदि कोई विक्रेता इसे प्रत्येक बार किरोसिन से बदलता है और वो 40 लीटर पेट्रोल बेचता है, यदि वह प्रक्रिया 4 बार दोहराता है तो मिश्रण में किरोसिन का भाग कितना होगा। इसको दो टाइप से बना सकते हैं, एक तो बेसिक मेथड है जिसको फार्मूला पे पुट करेंगे, और एक ट्रिक है जिसको कि पार्ट वाले मेथड से बना सकते हैं। दोनों एक दूसरे से ही बना है, लेकिन एक में बहुत ईजी से बनेगा, एक में फार्मूला पुट करना है। तो फार्मूला क्या होता है कि जो भी मात्रा ऑलरेडी पहले से है, क्या है, पहले से पेट्रोल है, 200 लीटर पेट्रोल है, एक विक्रेता क्या करता है 40 लीटर पहले पेट्रोल निकाल लेता है और उसमें 40 लीटर किरासन मिला देता है। तो जो 200 लीटर है वो हमेशा 200 बना रहेगा, क्योंकि जितना बार निकालता है उतना बार किरासन मिलाता है, कि वह मिश्रण जो है, वह जो मात्रा है आरंभिक, वो 200 हमेशा बना रहेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। और 40 लीटर को बार बार बदलता है, 40 निकालता, 40 मिलाता, 40 निकालता, 40 मिलाता, और यह प्रक्रिया 4 बार दोहराता है। तो प्रश्न समझ गए होंगे। अब इसका फार्मूला जो होता है वो होता है जो मात्रा है, जैसे पेट्रोल है तो पेट्रोल अब कितना बचा, तो इसको बोलते हैं शेष मात्रा। फार्मूला लिख रहे हैं, शेष मात्रा इज इक्वल टू प्रारंभिक मात्रा इंटू 1 माइनस जितना निकाल रहे हैं बट्टे कुल, होल टू द पावर जितना बार यह दोहराया जा रहा था, ये टोटल 4 बार, तो फार्मूला में n होता है और n की जगह पे 4 पुट करेंगे। शेष मात्रा निकाल रहे हैं, यहाँ प्रारंभिक मात्रा जो है वो 200 लीटर है, इंटू 1 माइनस जितना निकाल रहे हैं, मतलब 40 लीटर एक बार में निकाल रहे हैं, बत्ते कुल 200 पर पावर n का वैल्यू 4। यदि इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद पेट्रोल जो शेष मात्रा होता है वो आता है 81.92 लीटर। तो शेष मात्रा किसका बचता है, तो जो प्रारंभ में था पेट्रोल, तो पेट्रोल का मात्रा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि किरोसिन कितना भाग है, तो 200 लीटर तो हमेशा बना रहा था मिश्रण, उसमें अंतिम बार जब निकाला गया था तो 81.92 जो है वो पेट्रोल था, तो रेस्ट जो होगा केरोसिन हो गया। तो 200 में से 81.92 घटा लेते हैं, तो इसका जो घटाने के बाद आता है 118.08 लीटर, 118.08 लीटर इसका जो किरोसिन का मात्रा है इतना होता है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एक तो ये मेथड है और दूसरा मेथड देख लेते हैं। दूसरा मेथड में सबसे पहले तो कितना निकाल रहे हैं आप, तो 40 लीटर निकाल रहे हैं। कितना में से निकाल रहे हैं, तो 200 में से। तो कितना भाग निकाल रहे हैं एक बार में से, तो 1/40 पंचे 200, 1/5। तो एक बात तो जानते हैं कि पार्ट वाले में, भाग वाले में हमेशा जो नीचे होता है वो टोटल होता है, तो ये कुल हो गया, कुल 5 भाग और निकाल रहे 1 भाग, तो बच कितना रहा है, तो बच हमेशा रहा 4 भाग। तो इसको सजाते हैं, 5 टोटल में से एक बार निकाले तो 4 भाग बचा, फिर दोबारा निकाले 5 में से तो फिर 4 भाग बचा, फिर 5 में से तो 4, फिर 5 में से 4, टोटल कितना बार हो गया आपका, तो टोटल 4 बार यह प्रक्रिया दोहराए। तो सभी को आपस में गुना कर देते हैं, क्योंकि फार्मूला में भी होता है 5 होल टू द पावर n 4 बार, तो यहाँ भी 4 बार आया, इसीलिए समझना बहुत आसान है। 625 हो गया, ये 625 टोटल हो गया यूनिट में, 625 यूनिट। और इधर जो रेस्ट मात्रा बचा है ये पेट्रोल का है, पहले भी 4 के रेशियो में पेट्रोल बचा, 4 की यूनिट में, दूसरे बार भी 4 की यूनिट में, तीसरे बार, चौथे बार, सबको गुना करते हैं तो 4 पर पावर 4, ये हो जाता है 256 यूनिट। अब टोटल है 625 यूनिट आपके पास मिश्रण, और उसमें से 256 यूनिट जो है वो पेट्रोल है, तो किरोसिन कितना बचा, तो दोनों को घटा देंगे, 625 में से 256 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 369। घटा लीजिए आप लोग, 369 आएगा। घटाने के बाद जब 369 आया, 369 आया, तो 369 के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो टोटल यूनिट जो है 625 यूनिट इज इक्वल टू 200 लीटर, इसीलिए 1 यूनिट इक्वल टू, और इसीलिए 369 यूनिट इक्वल टू, तो 200/625 और मल्टीप्लाई कर देंगे 669 से,
तो 669 से करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा आपका आंसर 118.08। ये डायरेक्ट केरोसिन का मात्रा निकला, क्योंकि हम लोग टोटल 625 यूनिट में से 256 पेट्रोल हटा दिए थे, तो जो बचा था ये केरोसिन का यूनिट बचा था, इसीलिए डायरेक्ट आंसर इस पे आ जाएगा। तो ये दोनों मेथड है, आपको जो इजी लग रहा है उसी से बनाइए। आगे इस टाइप का और सवाल आप अपने किसी भी बुक से रिवाइज कर सकते हैं, बहुत इजी है और एग्जाम में ऐसा सवाल बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक गडेरिया के पास 34 भेड़ है, परंतु 16 भेड़ मर जाती है, तो कितनी भेड़ शेष बचती है? यह आपके आईक्यू टेस्ट के लिए है। इस तरह के सवाल कई बार रेलवे एग्जाम में देखा गया है। वहाँ पूछा जाता है कि एक कुएं में सपोज कीजिए 34 मेढक है, उसमें से 16 मेढक मर गया, तो कितना मेढक शेष बचा? इस तरह का सवाल के लिए कॉमन सेंस चेक करता कि कुएं में तो उतना मेढक होगा ही, 34 का 34 मेढक होगा ही, तो ये तो कुएं की बात आती है। और विद्यार्थी जब ये सवाल सॉल्व कर लेता तो उसके दिमाग में बैठ जाता है कि आने वाले किसी भी सवाल को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ वो गलती कर बैठता है। यहाँ तो गडेरिया की बात है, भेड़ की बात है, 34 भेड़ था, 16 मर गया, तो रेस्ट 18 बचा। बस आपके आईक्यू लेवल टेस्ट करने के लिए ये सवाल आपको दिया गया है, और मुझे लग रहा है कि बहुत विद्यार्थी से ये गलती भी हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। आप लोग ऐसे और मेहनत करते रहे, कॉमन सेंस लगा के किसी भी सवाल को सॉल्व करें, बहुत खुशी की बात है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न करेंट अफेयर से है। हाल ही में किस देश ने हारसोंग 17 नामक एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का परीक्षण किया? ICBM को यदि इंग्लिश में हम लोग इसको देखें तो आई से इंटर कॉन्टिनेंटल, IC से इंटर कॉन्टिनेंटल, B से बैलिस्टिक, M से मिसाइल। तो ICBM अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बताता है। ये क्या है? तो ये हारसोंग 17 नामक जो अंतर बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका परीक्षण किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने हारसोंग 17 नामक एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको ICBM भी बोलते हैं, का परीक्षण किया है। और यह मिसाइल संभावित रूप से, एक संभावना बनता है कि अमेरिका में किसी भी स्थान पर परमाणु हथियार पहुंचा सकता है। और इस मिसाइल के परीक्षण के दौरान इसे जापान सागर में रखे एक लक्ष्य पर भी निशाना बनाया गया, और यह दुनिया की सबसे बड़ी तरल ईंधन वाली इंटरबैलिस्टिक मिसाइल है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? इस तरह के प्रश्न को ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरिबेलम, जिसको अनुमस्तिष्क बोलते हैं। सेरिबेलम मस्तिष्क और मस्तिष्क स्टेम के बीच सिर के पीछे मस्तिष्क का एक भाग है। यह संतुलन बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है, और इसे छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह मोटर कंट्रोल में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा अन्य शारीरिक गतिविधियों को भी नियंत्रित करता है। भारत के गृह मंत्रियों में से किस एकमात्र राजनेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवी पंत। जीवी पंत का पूरा नाम गोविंद वल्लभ पंत भी है, और गोविंद वल्लभ पंत यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और जब मुख्यमंत्री से ये हटे तो ये भारत के गृह मंत्री बने। 1955 से लेकर 1961 तक भारत के गृह मंत्री रहे, और 1955 ईस्वी में गोविंद वल्लभ पंत अर्थात जीवी पंत को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है और न्यूमेरिकल है, फिजिक्स का। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आने वाले एग्जाम में इसी से डाटा चेंज करके पूछा जा सकता है। यदि आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा तो आपसे गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो देखते हैं प्रश्न है कि मान ले कि एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 2 गुना है। दोनों द्रव्यमान अर्थात m भी, त्रिज्या और r भी, दोनों 2 गुना है। उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी पर से n गुना है, तो n का मान कितना होगा? सबसे पहले तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पृथ्वी का त्वरण है, इसका फार्मूला क्या होता है, जिसको कि गुरुत्वीय बल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? तो पहले ये फार्मूला देखेंगे। गुरुत्वीय त्वरण को g बोलते हैं। g इक्वल टू होता है gm बटे r स्क्वायर। अब आपसे प्रश्न, ये तो ये हो गया पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण।
अब कह रहा है कि कोई एक ग्रह है, कोई भी ग्रह, ग्रह का नाम नहीं दिया है लेकिन कोई एक ग्रह मान लेते हैं कि G1 है या G' है, और उसका जो गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण तो सही है, वही है, लेकिन द्रव्यमान जो है 2 गुना है, तो 2m द्रव्यमान हो गया, पृथ्वी का m, और जो ग्रह दिया गया उसका 2 गुना था तो 2m हो गया, और त्रिज्या भी 2 गुना है, तो पहला का r है तो दूसरा का 2r, और इसका फॉर्मूला होता है होल स्क्वायर। तो इसका क्या हो गया, इसको सॉल्व करते हैं तो G2m बटे 4r², तो ये इससे कट गया तो 2, पहले वाले फार्मूला जो कि Gm बटे r² है, अब क्या बना, तो Gm तो रह गया बटे 2, क्योंकि 4 कटा था 2 बच ही गया, r², या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2, तो 1/2 के वैल्यू के बराबर हो गया, तो यही n का वैल्यू पूछा जा रहा था, n का मान कितना होगा, तो 1/2 अर्थात 0.5, n का मान हो गया 0.5, 1/2 अर्थात 0.5। अगला प्रश्न है कि कोई मोबाइल है, उसे यदि P दर से बेचा जाए अर्थात P रुपया में बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है, और यदि Q रुपया में बेचा जाए तो 4% की हानि होती है, तो Q अनुपात P क्या होगा। तो इसे Q अनुपात P ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो मान लेते हैं कि P जो दर है ये विक्रय मूल्य है P, और इसको Q पहले माना है तो पहले Q से ही ले लेते हैं, Q मान लेते हैं विक्रय मूल्य है, और इसका जो 4% हानि होता है, तो 4% हानि को कैसे लिखते हैं, तो 100/96, और अनुपात पूछा जा रहा है, या फिर ये क्रय मूल्य मान लेते हैं कि क्रय मूल्य दोनों का इक्वल होगा तो दोनों की इक्वल कर देते हैं। P मान लेते हैं दूसरे मोबाइल का, एक और मोबाइल है P के दर से बेचा गया और 12% लाभ हुआ, इसको लिखते हैं 100/112, और इसको सॉल्व करते हैं, Q इधर है ही, P इस साइड आ गया तो Q/P हो गया, और इधर क्या था 100/112 था, 100/112, और इधर से जब उस साइड गया है तो 96/100 हो गया, तो 100 आपस में कट गया, 96/12 बचा, तो ये कट गया 16 से 6 मरतबे और 16 से 7 मरतबे, तो Q अनुपात P क्या हो गया 6:7। अगला प्रश्न है कि 15x² - x - 28 = 0, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका मिडिल टर्म नहीं टूटता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अल्फा बीटा इसके मूल्य से सॉल्व करते हैं, तो D = क्या होता है, विवेचक क्या होता है, तो B² - 4AC, B का वैल्यू कितना है, तो -1 का होल स्क्वायर -4, A का वैल्यू कितना है 15, और C का वैल्यू कितना है तो -28। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 1681, और √D कितना हो गया 1681 का वर्गमूल, √1681, और इसका वर्गमूल आ गया 41। तो अल्फा बराबर -b, तो -b प्लस √D बटे 2a, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b माइनस √D बटे 2a, और इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये जो प्लस वाला है उसका आता है 7/5, सब कुछ रख देंगे, B का वैल्यू, D का वैल्यू, A का वैल्यू ये तो रख सकते हैं, तो ये 7/5 आ जाता है, और बीटा का वैल्यू जहाँ माइनस था वहाँ पे उसका वैल्यू आता -4/3, तो 7/5 और 4/3 किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में है एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर का जो इधर ऑप्शन है ये भी देखना है। तो एनीमोमीटर क्या है, तो वायु के वेग मापने के लिए, तो A का 3 किस ऑप्शन में है, तो एक ही ऑप्शन है ऐसा, A का 3 ऑप्शन डी, A का 3 हो गया। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, तो भूकंप, जो कि पहले था 1 में था, पीछे था। और बेरोग्राफ से क्या मापा जाता है, तो C का 2 वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर
वायुमंडल की आर्द्रता, तो डी का 4, ये इसका राइट आंसर है। ध्यान रखेंगे, इस तरह के प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो फिर इसे एक बार देख लेते हैं। एनीमोमीटर से वायु का वेग, सिस्मोग्राफ से भूकंप, और बेरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब, और हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स का है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुरली श्रीशंकर। मुरली श्रीशंकर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं जो कि लंबी कूद से संबंधित है। अगला प्रश्न है मेधा पाटकर का नाम निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से। मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है, साथ ही यह भारत की सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक सुधारक और राजनीतिज्ञ भी है, और वह नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक सदस्य भी है, और जन आंदोलनों के राष्ट्रीय गठबंधन की राष्ट्रीय संयोजक भी है। अगला प्रश्न है निम्न में से अधातु खनिज कौन सा है? तो अधातु खनिज के बारे में बताना है। तो इसमें से जिप्सम जो है ये अधातु खनिज है। जिप्सम का जो सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O। और इसके अलावा बॉक्साइट जो है यह एक धात्विक खनिज है। बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 2H2O। बॉक्साइट एल्युमिनियम का खनिज है, यह एक धातु है, अतः यह धात्विक खनिज है। मैग्नीशियम एक एल्कालाइन अर्थ मेटल है, अर्थात मेटल है तो मतलब धातु है, और इसका एल्क जो है मैग्नेसाइट होता है। और उसके बाद एक ऑप्शन है मैग्नीज। मैग्नीज एक ट्रांजिशन मेटल है अर्थात धातु है। यहाँ अधातु के बारे में पूछा गया था, तो जिप्सम जिसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O, यह एक अधातु खनिज था। अगला प्रश्न है T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविड वार्नर। डेविड वार्नर सबसे अधिक अर्धशतक, दूसरे स्थान पे क्रिस गेल और तीसरे स्थान पे विराट कोहली। विराट कोहली के नाम पर अभी 76 अर्धशतकीय पारी है T20 में। अगला प्रश्न है FQ के पुत्र का पिता है। तो देखते हैं FQ के पुत्र के पिता है, अर्थात F और Q दोनों का बेटा है। तो ये दोनों पति पत्नी है, F और Q पति पत्नी है। MP का चाचा है, अभी तक तो रिलेशन नहीं आया है लेकिन मान लेते हैं M जो है P का चाचा है। N Q का भाई है, Q का भाई N है। N का M से संबंध, कहीं से कुछ नहीं दिख रहा है, डाटा अपर्याप्त है, डाटा पूरा नहीं है। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य के सबसे बाहरी परत को कोरोना कहते हैं। देख लेते हैं सूर्य के सभी जितने भी परत होते हैं इन सभी को देख लेते हैं। सूर्य के वातावरण को अंदर से बाहर की ओर 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला होता है फोटोस्फीयर, इसे हिंदी में प्रकाश मंडल भी कहते हैं। उसके बाद होता है क्रोमोस्फीयर, जिसे वर्णमंडल कहते हैं, और तीसरा होता है कोरोना। इसमें प्रकाश मंडल भाग को मनुष्य नग्न आंख से नहीं देख सकता है, परंतु कोरोना जो कि बाह्यतम भाग है ये केवल सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या अक्षरों को चुनिए। जैसे कि दिया है तेहरान और अनुपात में ईरान, अर्थात ईरान की राजधानी तेहरान। उसी तरह से बीजिंग किसकी राजधानी है? तो चाइना की राजधानी है बीजिंग। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदमी एक बिंदु से चलना आरंभ करते हैं और उत्तर की ओर 12 किलोमीटर जाता है, तो उत्तर ऊपर होता है, तो यहाँ देख दिए 12 किलोमीटर जाता है। वह 90 डिग्री मुड़ करके वह बाएं मुड़ता 90 डिग्री, तो ये क्लियर कर दिया है, बाएं इधर हो गया, ये 90 डिग्री बाएं मुड़ा
और बाएं मुड़ करके चलता है और रुक जाता है, 90 डिग्री मुड़ के चलता है, रुक जाता है, ये नहीं पता कितना दूर चलता है। यदि वो आरंभिक बिंदु से के बीच 13 किलोमीटर दूर हो, ये जहाँ से चलना प्रारंभ किया था यहाँ से यहाँ तक 13 किलोमीटर की दूरी पे है, तो ये 13 किलोमीटर की दूरी है आरंभिक बिंदु से अभी जहाँ पे है। तो पूछा जा रहा है कि वह अंतिम बार जो मुड़ा था वो कितना दूरी चला था, अर्थात ये वाला वैल्यू कितना है। तो ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इसको निकाल सकते हैं। ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर माइनस रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर बोले तो 13 का स्क्वायर 169 और आधार का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, तो 169 में से 144 घटा रूट अंडर 25 इक्वल टू 5। तो 5 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाए, किलोमीटर, यहाँ किलोमीटर देख रहे थे, 5 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। देखते हो किस ऑप्शन में 5 किलोमीटर है, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइडिंग सोल्स। गाइडिंग सोल्स जो है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। इसमें इसका पूरा नाम इसमें नहीं दिया है, इतना गाइडिंग सोल्स ही इसका चर्चित नाम है, लेकिन इसका यदि पूरा इस पुस्तक का पूरा नाम देखें तो गाइडिंग सोल्स डायलॉग विद द पर्पस ऑफ लाइफ। इसके लेखक जो है पीजे अब्दुल कलाम एवं अरुण कुमार तिवारी दोनों मिल करके इसको लिखे हैं, गाइडिंग सोल्स। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंगरी। कैटलीन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। वे 44 साल की उम्र में ही हंगरी की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को के युग्मों का चयन करें। तो विषम कौन सा है ये चूज करना। इसमें से सबसे पहले तो वितरित करना, फैलाव, परिवर्तन और घोला। इसमें से घोलना मतलब मिला दिया, वितरित करना मतलब बांट दिया मतलब अलग कर दिया, फैला दिया मतलब कोई चीज़ समेटा हुआ था उसको फैला दिया, और परिवर्तन कर दिया जो एक साथ था उसमें कुछ अलग कर दिया, परिवर्तन कर दिया। तो इसमें से सब का मीनिंग कुछ न कुछ अलग करने जैसा है, लेकिन घोलने का मीनिंग है एक साथ मिलाना, इसीलिए घोला सबसे अलग हो जाएगा। 42 का ऑप्शन डी। देखते हैं अगला प्रश्न। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। इसमें से देखते हैं पहला ऑप्शन, इसमें से पहला है खूड़ा। यहाँ मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग थोड़ा देखेंगे, खूड़ा नहीं है ये खेरा होगा। खेरा एक रोग है, ये पादप रोग है, ये धान में होता खेरा रोग, खेरा है। इधर है एनीमिया, फिर है ग्वाइटर जिसको गलघोंघा या घोंघा बोलते हैं, और एस्कर्वी। तो यहाँ पे तो हम लोग देख सकते हैं एस्कर्वी होता है विटामिन सी। विटामिन सी कहाँ है? मलनता का मतलब होता है कमी, तो विटामिन सी की मलनता ऑप्शन ए में है। तो डी का ऑप्शन एक कौन सा होगा? तो डी का ए ऑप्शन एक ही ऐसा है जिसमें डी का एक है और ऑप्शन 4 है, इस तरह से ऑप्शन निकल गया। अब आगे देख लेते हैं। ये खूड़ा था, खूड़ा गलती से टाइपिंग हो गया, खेरा होगा। खेरा जो है जस्ते की मलानता मतलब कमी, जस्ते की कमी से होता है। तो ए का 4, तो ए का 4 भी है दिया हुआ। आगे है एनीमिया किसके कमी से होता है? तो आयरन की कमी से। यहाँ भी थोड़ा सा गलती हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, आयरन को आयोडीन टाइपिंग कर दिया, तो आयरन हो जाएगा। एनीमिया जो होती किसकी कमी से होती है? आयरन की कमी से। और गलघोंगा जो है जिसको ग्वाइटर बोलते हैं, ये आयोडीन की कमी से। तो सी का 2, बी का 3 और डी का ए, इस तरह से इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते एक बार पुनः। खेरा रोग जस्ते की कमी से होती है, कमी को मलानता भी कहते हैं। एनीमिया जिसमें कि खून की कमी हो जाती है, ये रोग आयरन अर्थात लोहे की कमी से होती है। ग्वाइटर जिसे घेंघा रोग भी बोलते हैं, ये आयोडीन की कमी से होता है। और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ देखेंगे कि रूट के अंदर है 3 ऑप्शन और एक बिना रूट वाला है। तो रूट वाले में ही सबसे पहले चूज कर लेते हैं कि बड़ी कौन।
उसके बाद इसे दशमलव वाले से कंपेरिजन कर लेंगे। तो इसको करने के का सबसे आसान तरीका है, इसे पावर के रूप में लिख लेते हैं, 2/1/3। इसके लिए लिखे तो क्यूबिक रूट 5 को क्या लिख सकते हैं, 5/1/3। और यह है √3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1/2। तो 3, 3 और 2, इसका एलसीएम कितना हुआ, 6। तो सबके हर को 6 बनाते हैं। 6 बनाने के लिए 2 से ऊपर 2 से नीचे गुना, 2 से ऊपर 2 से नीचे गुना, 3 से ऊपर और 3 से नीचे गुना। तो ये क्या बन गया अंततः, ये 6, ये 6, फिर ये 6 और ये 6। इसको क्या करेंगे, एक बार में ही 6th रूट कर लेंगे, छठा रूट कर लेंगे, 2/2, छठा रूट, 6th रूट, 5/2, और फिर 6th रूट, इधर क्या था ऑप्शन सी में 3, 3/3, 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। ये हो गया 4, 6th रूट 4, 6th रूट 4 हो गया, ये 6th रूट 25 हो गया, और ये 6th रूट 27 हो गया। तो 4, 25 और 27, इनमें बड़ी पूछ रहा था, इन्हीं में बड़ी हम देख लिए अभी। तो इनमें बड़ी हो गया 6th रूट 27। 6th रूट 27 ये किसका है, सी का है, ऑप्शन सी में देखिए कहाँ है, ये ऑप्शन सी। मतलब √3 जो है इन सभी रूट वाले में सबसे बड़ा है। अच्छा, √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.73 इसका वैल्यू होता है, इसका 1.732 वैल्यू होता है, और ये है 1.5। तो 1.5 बड़ा या 1.7 बड़ा, तो 1.732 अर्थात 1.7 बड़ा, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इन सभी में सबसे बड़ा है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या को 91 से विभाजित किया जाता है तो शेष 17 बचता है। तो इसका जो ये रूल है, कॉन्सेप्ट है कि जो भी जिससे जो शेष बचता है उसी शेष में फिर से भागा दे देते हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाता है। 17 में 13 से भागा देंगे तो शेष बचेगा 4, 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो कि 350 ईसा पूर्व से 290 ईसा पूर्व तक इसका जो कार्यकाल है, 300 ये मेगास्थनीज का है। ये यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। वह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी रहा, और उसने जो भी भारत में देखा उसे अपनी पुस्तक में वर्णन किया, और उनके पुस्तक का नाम इंडिका है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र शहर की बहुत ही प्रशंसा की है, भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो ये इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, वे कौन से तत्व है जो कक्ष तापमान और मानक दाब पर द्रव है। कक्ष तापमान, थोड़ा सा यहाँ आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये कमरे के तापमान पे। तो कमरे के तापमान पे हम लोग हमेशा पढ़े हैं, पारा और ब्रोमीन जो है ये द्रव अवस्था में होता है। पारा और ब्रोमीन कूट भाषा से चुनना है, 2 और 4 किस में है ये देख लेते हैं। 2 और 4 ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पारा और ब्रोमीन। अब देखते हैं पारा और ब्रोमीन में, तो कक्ष ताप पर मानक, कक्ष ताप और मानक मतलब नॉर्मल प्रेशर पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले जो तत्व है वो पारा और ब्रोमीन है। पारा श्वेत रंग का एक चमकदार द्रव धातु है, और जिसका परमाणु संख्या 80 होता है और परमाणु भार 200 होता है। पारा अनेक धातुओं से मिलकर अम्लगम बनाता है, जो कि पहला क्वेश्चन हम लोग देखे थे, अनेक धातु से मिलकर के अम्लगम बनाता है। और इसके उच्च घनत्व और निम्न वाष्प दाब के कारण इसका प्रयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर इत्यादि में किया जाता है। बात आती है ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन आवर्त सारणी का सप्तम समूह होता है उसका तत्व है, और यही एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। और ऑप्शन में एक आया है हीलियम, हीलियम अक्रिय गैस है। एक ऑप्शन है क्लोरीन, तो क्लोरीन एक गैस है और जिसका प्रयोग जल शुद्धिकरण में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एसी परिपथ में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके कारण शक्ति की हानि होती है। तो इसके कॉन्सेप्ट को जानिए, जब ये कॉन्सेप्ट जान जाएंगे तो इस पर आधारित कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आपसे गलती नहीं होगा।
तो यहाँ शक्ति हानि की बात कर रहा है, तो शक्ति इज इक्वल टू हीट, हीट कहे या शक्ति कहे, शक्ति के लिए P लिखेंगे, हीट के लिए H लिखेंगे। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूँ, आप इसे ध्यान से देखेंगे। हीट जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I² RT का, जहाँ पे हीट जो है ये ताप हो गया, I करंट है जिसको धारा बोलते हैं, R है रेसिस्टेंट जिसको प्रतिरोध बोलते हैं, T टाइम हो गया। तो AC परिपथ में जो भी अल्टरनेटिव करंट होता है उसमें पावर जो है, पावर हानि केवल प्रतिरोध में होता है। तो यहाँ प्रतिरोध भी आ गया, प्रतिरोध में होता है, और प्रतिरोध में पावर हानि इज इक्वल टू होता है I²। इसमें यदि प्रतिरोध की बात की जाए, मतलब पावर हानि की बात की जाए, पावर P से पावर हो गया, तो ये होगा I² इंटू R। तो प्रतिरोध का मान जितना अधिक होगा, प्रतिरोध का मान जितना अधिक होगा, इधर पावर भी उतना अधिक होगा, पावर हानि ज़्यादा होगा, ये पावर हानि को दिखाता है, P पावर हानि को दिखाता है, तो उतना पावर हानि होगा। जो ताप के माध्यम से ऊर्जा की हानि होती है, ताप जितना होगा उतना ऊर्जा की हानि होगा, वही पावर कहलाएगा। और यही वजह है कि हीट जो होता है वो समानुपाती होता है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² इंटू R इंटू T का। तो अब से इस तरह के प्रश्न पूछा जाए तो यदि ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में यदि कहीं पे भी करंट की बात हो रही है तो करंट हो जाएगा, रेसिस्टेंट की बात हो रही है तो रेसिस्टेंट हो जाएगा, टाइम की बात हो रही है तो टाइम हो जाएगा। इसमें से क्या दिया है, रेसिस्टेंट इंडक्टेंस दिया है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ओनली कैपेसिटर, इसकी तो कोई बात ही नहीं है इस फॉर्मूला में, कैपेसिटर तो कहीं नहीं आया है, इंडक्टर कहीं भी नहीं आया है, रेसिस्टर ये आया है। रेसिस्टर बोले तो रेसिस्टेंस रेसिस्टर बना है, इसीलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ओनली इन रेसिस्टर। अगला प्रश्न साझेदारी से रिलेटेड है, जिसमें दो व्यक्ति है, जिसमें एक का नाम है ए और दूसरा का नाम है बी। ए और बी जो है 7 और 9 के अनुपात में पूंजी की साझेदारी में निवेश करता है, और उसके बाद 3 महीने तक ए अपनी पूंजी का 2/3 भाग 3 महीने के बाद निकाल लेता है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कि ए और बी है और इसके पूंजी का अनुपात है 7:9। तो इसमें सबसे पहले तो 3 महीने तक किसका रहा, 3 महीने तक ये पूंजी रहा, तो 3 से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक कंडीशन ये हो गया ए का, और फिर 2/3 निकाल लेता है, तो पूंजी का निकाल लेता है, पूंजी कितना है तो 7, तो 7 का 2/3 निकाल लेंगे, 7 का 2/3 हो गया 14/3, 14/3 को 7 में से घटा लेंगे, 7 घटाओ 14/3, 21 में से 14 घटा तो 7/3। तो अब रेस्ट पूंजी जो बचा है तो जोड़ कर लेंगे इसको, रेस्ट बचा 7/3 पूंजी, ये कितने दिन तक रहा है, तो ये टोटल 9 महीने के लिए इसमें व्यापार किया, तो जहाँ 3 महीने तक पहला पूंजी रहा था तो ये 6 महीने तक रहेगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, जो दूसरा बी है, बी क्या करता है, प्रारंभ में 4 माह बाद बी अपनी पूंजी का निकाल लेता है, तो बी 9 रहा और 4 माह तक रहा, यहाँ पे लिखा हुआ 4 माह, तो यह 4 माह तक रहा, जोड़ कर लेंगे। अब क्या करता है बी 100/3% निकाल लेता है, तो इसे घबराना नहीं है, 100/3 है तो इसको भाग में कन्वर्ट कर लेते हैं, भाग में जैसे ही कन्वर्ट करते हैं तो परसेंटेज को हटाते हैं तो बट्टे नीचे 100 आ जाता है, 100 आने पर ये 100 कट जाता है, 1/3। तो अपने कुल पूंजी जो है बी का 9 था, उसका 1/3 अर्थात 3 भाग ये निकाल लेता है। यहाँ निकाल लेता वर्ड यूज किया है, तो जहाँ 9 पूंजी था बी का और 3 भाग निकाल लिया तो बचा कितना 6, 4 महीना बाद निकालता है, कुल 9 महीना का व्यापार करता है, तो बचा कितना 6 महीना। इन सभी को जोड़ते हैं तो इसमें जो है टोटल ए का जो टोटल पूंजी आ जाता है, ये आ जाता है 35 के अनुपात में। आप इसे सॉल्व करके देख लेंगे, इसको जोड़ेंगे और उसके बाद 7 जो रहा था ये टोटल 3 महीने के लिए रहा था 21, और 3 दूनी 6, तो 14 और 21, 14-21 कितना हो गया 35, और इधर 9 चौके 36 और 6 के
ये 9 अनुपात में इनका पूंजी रहा था 6 महीने के लिए, उसके बाद 5 महीना ही बचा था। 4 महीना तो ये लगा चुका है, ये 5 महीना, तो 30 हो गया। तो 30, 36 और 30 66, तो 35 और 66 के अनुपात में इसका पूंजी रहा। 35 और 66 के अनुपात में रहा, तो अब इसे सॉल्व कर सकते हैं आप। 35 बटे टोटल 101 गुना 102.01, फिर दूसरा कितना है 66 बटे 101 गुना 102.01, इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद जो ऑप्शन आएगा वो होगा ए, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है कि तर्क दिया है, मजबूत तर्क तथा कमजोर तर्क सुनिश्चित करके उत्तर देना है। तो ये क्या है, ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि क्या उस शिक्षा को कुछ समय के लिए पूर्णतः बंद कर देना चाहिए। तो तर्क कह रहा है कि नहीं, यह देश की भविष्य की प्रगति में बाधा उत्पन्न करेगी। अब सॉरी, एक ही कथन है, 2 तर्क है, उसमें से देखना कौन तर्क सही है। कथन है कि क्या कुछ उस शिक्षा को कुछ समय के लिए बंद कर देना चाहिए, तो कह रहा है कि नहीं, यह देश के भविष्य की प्रगति में बाधा उत्पन्न करेगी, बिल्कुल सही बात है। हाँ, यह शिक्षित बेरोजगारी को कम करने में मदद करेगी, ये बिल्कुल गलत कर रहा है। क्योंकि यदि उस शिक्षा यदि जारी है, भारत में दिया जा रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि बेरोजगारी बढ़ रहा है, इससे रोजगार भी मिल रहा है। उस शिक्षा है तो वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप करता है, लोगों को नौकरी देता है, कोई बड़ा कंपनी खोलता है, तो वो रोजगार भी दे रहा है उस शिक्षा वाला। इसीलिए ये जो कथन है बिल्कुल गलत है, एक सही है। तो केवल एक इसका जो तर्क है वो मजबूत है। देखते हैं अगला प्रश्न लोहा, शीशा और नाइट्रोजन। लोहा, शीशा और नाइट्रोजन में कोई समानता नहीं है, तीनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वह अधिक संख्या ज्ञात की जिसे 307 तथा 330 में से विभाजित करने पर अधिक संख्या पूछा जा रहा है, क्रमशः 3 और 7 शेष बचे। तो इसके लिए 307 में से 3 घटा लेंगे तो 304 हो जाएगा, फिर 330 में से 7 घटा लेंगे तो 323 हो जाएगा, और इन दोनों का जो महत्तम निकाल लेंगे, इसको घटा करके 19 आता है, 19 इसका एचसीएफ हो जाएगा, यही अधिकतम संख्या हो जाएगा, अधिक से अधिक संख्या, जिसे 307 और 330 से विभाजित करने पर 3 और 7 शेष बचेगा। ये इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या और वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर है, तो और कहता है, और उसके परिधि में बीच अंतर दिया हुआ है, तो परिधि के बीच अंतर देख लेते हैं। दोनों भुजा बराबर है, तो वहीं से देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं सवाल को। अंतर कितना है, तो 32 मीटर का अंतर है। तो सबसे पहले ए इक्वल टू आर है, ये लिख लेंगे, ये देख लेंगे, ए इज इक्वल टू आर है। इसी से आगे सवाल बनेगा। तो जो वृत्ताकार मैदान है उसकी जो परिधि है 2πr है, -4a इज इक्वल टू 32, और एक जगह पे या तो r बराबर a पुट कर दीजिए या a बराबर r पुट कर दीजिए। इस तरह से जो इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू जो है ए निकालिएगा तो ए का वैल्यू 14 आएगा, 14। अब पूछा जा रहा है आपसे कि तो वर्गाकार मैदान, वर्ग के आकार का जो मैदान है उसका परिमिति क्या होगा, तो 4a होता है, तो 4a 14 गुना 4 इक्वल टू 56 मीटर, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि चिन्ह पे रखना है, जो ऑप्शन है बारी बारी से रख के देखेंगे कि कौन इसका सही आंसर है। इसमें भागा, गुना और जोड़ रखने पे ये संतुष्ट कर देगा। भागा, गुना और जोड़ किस ऑप्शन में है, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। भागा, उसके बाद गुना और जोड़, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 54 का। देखते हैं अगला प्रश्न। शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ है, फिर धारा की गति भी दिया हुआ है, और यदि 3 घंटा में किसी दूरी तक जाकर वापस आ जाता, जाने आने का दोनों का समय दिया है, तो दूरी ज्ञात करे। तो जाने में आने में एक बार धारा के साथ जाएगा, एक बार धारा के विपरीत। यदि इसको मान लेते कुल दूरी x है, और जब वो दोनों मिला करके जा रहा है 3 घंटे में, तो बीच में प्लस ही होगा, तो किसी को भी पहले लिख सकते हैं। धारा के साथ जाने पे दोनों जुड़ जाएगा, दोनों वेग सापेक्षिक के लिए 5 3 8 हो जाएगा, जोड़ विपरीत जाने पे घट जाएगा,
5 में से 3 घटा, 2 वेग से गया और दोनों मिला करके 3 घंटा में ये वापस आ गया। इस तरह से इसको यदि सॉल्व करते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है x इज इक्वल टू होता है 4.8 किलोमीटर। 4.8 किलोमीटर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, टोटल टीचर है 1650। इस 1650 टीचर में से बताना है अंग्रेजी, गणित, भौतिकी पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या। तो बहुत ही आसान सवाल है। 1650, पहले अंग्रेजी है तो अंग्रेजी कितना 26%, इसका 26% निकाल लेंगे। जोड़ गणित तो 1650 कॉमन ही ले लीजिए, क्योंकि यहाँ भी 1650 गुना गणित के लिए 14% निकालेंगे तो 1650 कॉमन ले लेते हैं, ये 14%, 14/100 प्लस 1650 गुना भौतिकी, भौतिकी बोले तो फिजिक्स 18% होता तो 18/100। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आता है ये आता है 957। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम साक्षरता दर है? तो बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है और केरला में सबसे अधिक साक्षरता दर है। इस बात को याद रखेंगे। साथ ही कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि कितना परसेंट है, केरला में कितना परसेंट साक्षरता दर है और बिहार में कितना परसेंट साक्षरता दर है, तो इसको भी याद रखेंगे। बिहार में साक्षरता जो है 61.80% है और केरला में 94% है। तो ये दोनों डाटा भी आपसे कभी पूछा जा सकता है। बिहार में 61.8 है और केरल में 94% है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा था सबसे कम साक्षरता कहाँ है, तो बिहार में कब से सबसे कम है और सबसे अधिक कहाँ है, तो केरल में है। फिर आरेख वाला प्रश्न दिया हुआ है। नीचे दिए गए कुल आरेख की किसी कंपनी के विभिन्न विभागों द्वारा किए गए, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, खर्च को दर्शाता है। प्रत्येक खर्च को कंपनी के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। तो प्रत्येक कंपनी के व्यय के रूप में दर्शाया गया 19%, 23%, ऐसे D1, D2 करके D6 तक है। पूछा जा रहा है कि वृत्त खंड D2 और D3 द्वारा बनाए गए केंद्रीय कोण के बीच का अंतर क्या है। केंद्रीय कोण पहले निकालना है और उसका अंतर निकालना है। तो ये एक तो है कि जितना इस पाई चार्ट में टोटल 100% होगा और 100% इज इक्वल टू होगा 360 डिग्री, और यहीं से सवाल का बेसिक कॉन्सेप्ट था 360 डिग्री, और यहीं से सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो D2 क्या है 23%, D3 कितना है तो 17%। तो इन दोनों का अंतर कितना है D2 और D3 का 6%। तो 6%, तो 100% इक्वल टू 360 डिग्री, इसीलिए 1% बट 100, इसीलिए 6% इक्वल टू गुना 6 कर देंगे। और इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने से क्या आता है 21.60 डिग्री, 21.60 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं ये किस ऑप्शन में है। इसका डायरेक्ट आंसर अंतर वाला निकल गया, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। किसी गोले का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल समान है, गोले की त्रिज्या। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। गोले का जो आयतन होता है 4/3πr³ और उसके पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4πr² होता है। यहाँ पे 4π कैंसिल हो गया, 4π कैंसिल हो गया, और दो आर में से यहाँ 2 आर कैंसिल हुआ तो 1 आर बचा, तो r/3 इज इक्वल टू 1, तो r बराबर 3, तो r बराबर 3 पूछ रहा त्रिज्या कितना है तो 3 यूनिट, इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, एक वस्तु स्थिर स्थिति में आरंभ होकर के 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है और 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी। तो इसका जो आसान फार्मूला है v इज इक्वल टू u प्लस at, जहाँ v क्या है तो v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a एक्सीलरेशन है और t क्या है, t समय है। तो ऑप्शन में जो प्रश्न में जो भी दिया है u प्रारंभिक वेग इसका कितना है तो प्रारंभिक वेग इसका 0 दिया हुआ है। तो क्यों 0 है, क्योंकि अस्थिर स्थिति से आरंभ होकर
अस्थिर स्थिति मतलब 0 से आरंभ होकर के एक्सीलरेशन कितना है 4 है और समय कितना लगा रहा है 8 सेकेंड लगा रहा है। इसको सॉल्व करते हैं तो 32 मीटर प्रति सेकेंड इसका अंतिम वेग होता है और इस तरह से ऑप्शन इसका हो जाएगा सी 32 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है सर्च लाइट में प्रयुक्त होने वाला दर्पण परवलयिक होता है और परवलयिक दर्पण फोकस पर स्रोत से आने वाले सभी किरणों तीव्र समांतर किरण पुंज के रूप में परिवर्तित होता है। तो इस तरह से दोनों कथन अलग अलग सत्य है। कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण है? तो डेटाबेस मैनेजर का जो उदाहरण है उसका राइट आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका राइट आंसर है ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर डेटाबेस मैनेजर का एक मैनेजर का उदाहरण है। और देखते हैं क्या है ये। तो एक डेटाबेस मैनेजर कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट होता है जो डेटाबेस के रख रखाव सहित मूल डेटाबेस मैनेजमेंट कार्यात्मकताओं का प्रदान करता है और ऑर्गेनाइजर फंक्शन जैसे एड्रेस बुक और कैलेंडर आदि का कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैथ का है। मैथ में इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करता है। 4 घंटे बाद भी उसके पीछे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल से चलता हुआ जाता है। पीछे से जाता है मतलब एक ही दिशा में चल रहा है। आरंभिक दूरी से कितनी दूर पे वे मिलेंगे? इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये आदमी निकल चुका है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकल चुका है और कितने घंटे बाद दूसरा आदमी चलना शुरू करता है? 4 घंटे। तब तक ये कितना दूरी चल चुका है? तो 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर दूरी तब तक में ये चल चुका है। ध्यान देंगे, 16 किलोमीटर ये दूरी चल चुका है। अब क्या कहता है कि बी उसके पीछे चलता है। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे या एक फार्मूला याद रखेंगे कि मिलने का समय इज इक्वल टू क्या होता है, दोनों के बीच की दूरी, दो व्यक्ति जो चल रहा है उनके बीच की दूरी कितना, दोनों के बीच की दूरी हो चुका है 16। और सापेक्षिक चाल, जब एक ही दिशा में चल रहा है तो सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, दोनों का, एक 10 है एक 4 है तो घट जाएगा, और विपरीत दिशा में चलता तो जुड़ जाता है तो घट जाएगा, तो 10 में से 4 घट जाएगा, तो 10 में से 4 घटा तो 6, इसका सापेक्षिक चाल हो गया। तो मिलने का समय हो गया 16/6 घंटे। इसको ऐसे ही रहने देंगे। कह रहा आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पे वे दोनों मिलेंगे। तो कौन बी पीछे से चला है, बी कितने किस रफ्तार से चल रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। तो ये है चाल 10 किलोमीटर पर आवर, और ये है आपका समय, समय गुना चाल इक्वल टू दूरी, कितने दूरी पे मिलेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। 160/6 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 26.67 किलोमीटर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बहुलक ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं कि जो डेटा दिया होता है उसमें बहुलक वही होता है जो अधिक बार आता है। कह रहा है कि ये 52 जो है इसका बहुलक है, तो ठीक है, 52 कितना बार आया है, एक बार, दो बार। और कोई डाटा 45 एक बार, 49 एक बार, 54 एक बार, 56 भी 2 बार आया है, 56 भी 2 बार, और 52 भी 2 बार ही आया है। 52 भी 2 बार, 52 बहुलक है, इसका मतलब 52 2 से अधिक बार आएगा, अर्थात यहाँ भी 52 आएगा। तो किस में से 3 घटा देंगे कि 52 बचेगा, तो x का वैल्यू इज 55, 55 घटाओ 3 इक्वल टू 52, 52 इसका बहुलक होगा, लेकिन x का वैल्यू जो है वो 55 होगा। अब कह रहा है कि क्षैतिज दर्पण में छवि देखना है। क्षैतिज दर्पण को ध्यान रखेंगे, क्षैतिज के लिए जो जमीन के समांतर हो वो वही क्षैतिज होता है। तो क्षैतिज के लिए ये जान लीजिए, ये कलई किया हुआ है, या ऊपर से भी रख सकते हैं, उसके कफ के ऊपर सर पे भी। तो यदि हम इसके बाएं या दाएं रखते तो आधा इसका लेफ्ट राइट होता, राइट लेफ्ट हो जाता, लेकिन इसके नीचे रखे हैं तो इसको इसे 20 से क्रॉस कर देंगे। 20 से जब क्रॉस करते हैं और जो नीचे वाला है वो ऊपर दिखेगा, ऊपर वाले नीचे दिखेगा, तो सी जो है, तो सी कैसे दिखेगा, सी ऐसा ही दिखेगा, वो ऐसा ही दिखेगा,
यू जो है ऊपर है वो नीचे उलट करके ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए सी किस ऑप्शन में, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी में है। 66 नंबर का प्रश्न है अक्रिय गैसें डैश होती है। तो अक्रिय गैसें क्या होती है, इस प्रश्न का जवाब देना है। तो अक्रिय नाम से ही स्पष्ट है ये किसी से क्रिया नहीं करता है। तो ऑप्शन देखते हैं, जल में मिश्रणीय, अस्थिर, और अगला ऑप्शन क्या है, रासायनिक रूप से अक्रियाशील। यही तो इसका नाम है, अक्रिय गैस अक्रियाशील। तो बहुत ही आसान है, रासायनिक रूप से अक्रियाशील होता है, अक्रिय गैस है अक्रियाशील होगा, बहुत आसान है। और सब कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं जो अक्रिय गैस से संबंधित है। अक्रिय गैस वे गैस हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। जब भाग नहीं लेगा इसीलिए इसको इनएक्टिव या अक्रिय बोलते हैं। इसे हमेशा मुक्त अवस्था, यह हमेशा मुक्त अवस्था में रहता है। इनमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनन आता है। ये गैसें उत्कृष्ट गैस भी कहलाती है। तो इसका अक्रिय गैस कहिए या उत्कृष्ट गैस कहिए, ये सभी नाम है। साथ ही समस्त अक्रिय गैस जो भी अक्रिय गैस है वो तो रंगहीन होगा, स्वादहीन होगा और गंधहीन होगा। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट किस चीज को दिखाता है, तो अचानक गिरावट तूफान को दिखाता है। वायुमंडलीय दाब मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं और बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट तूफान का सूचक होता है। और वायु दाब मापने वाली इकाई को मिलीवार कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक एमएस डॉक की बाहरी कमांड है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेट। फॉर्मेट जो है एक एमएस डॉक की बाहरी कमांड है, या एक प्रॉम्प्ट कमांड है जिसका प्रयोग हार्ड ड्राइव, फ्लैश ड्राइव पर निश्चित विभाजन को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही है, और सही उत्तर चयन नीचे दिए गए कूट से करना है। तो मानव शरीर में जो उर्विका होता है जिसे फीमर कहते हैं, वो लंबी अस्थि होती है, सबसे लंबी अस्थि होती है, तो ये सही है। हेजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है, तो ये भी सही है। एथलीट फुट रोग विषाणु द्वारा होता है, ये गलत है, विषाणु के द्वारा नहीं होता, ये कवक के द्वारा होता है, तो ये गलत है। तो 1 और 2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फीमर घुटने से कुल्हे तक फैली हुई शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है। हेजा जो दूसरा ऑप्शन है, हेजा एशियाई महामारी के रूप में इनके नाम से भी जाना जाता है, और यह एक हेजा संक्रामक रोग है, और ये वाइब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। जहाँ तक बात आती है एथलीट फुट की, तो यह एक कवकीय संक्रमण है जो कि पैरों की उंगलियों और कभी कभी पैर के अन्य भागों के बीच नरम क्षेत्रों को प्रभावित करता है। याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे सेपरेट क्वेश्चन भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल की सजा सुनाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवजोत सिंह सिद्धू को। नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई है, 1 साल की सजा सुनाई, कैद की सजा सुनाई है, और ये मामला 1988 का है। उस समय नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बुजुर्ग को पार्किंग विवाद में घुटना मार दिया था, और उस बुजुर्ग की अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई थी, और इसी मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को 1 माह की कैद की सजा सुनाई गई है। अगला प्रश्न है, एक आदमी 400 रुपया 2 वर्ष के लिए, 550 रुपया 4 वर्ष के लिए और 1200 रुपया 6 वर्ष के लिए जमा किया। उसे कुल साधारण ब्याज में 1020 रुपया प्राप्त हुआ, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। तो बहुत आसान प्रश्न है, तो सभी के बेसिक फार्मूला से भी बना सकते हैं इसे, कि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो 400 गुना 200, 400 गुना 2 गुना आर बोले तो दर बटे 100, ये पहले का ब्याज। इसी तरह से दूसरे का ब्याज 550 गुना 4 गुना आर बटे 100, और तीसरे के लिए भी ऐसे ही, प्लस तीसरा 1200 रुपया जमा किया, 1200 गुना कितने 6 वर्ष के लिए गुना 6 गुना आर बटे 100, और सब मिला करके कितने 100 के लिए सब मिला करके 1020 रुपया। यदि इसको सॉल्व करते हैं तो 0 0 कटता है,
यहाँ पे तो एक जीरो कटा, लेकिन आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 22 आ रहा आएगा। कैसे? तो जीरो से जीरो कटा, 5 से इसको 2 से कटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 5 से 11, 11 ना 22 आ गया। इसे डबल जीरो इससे काट देंगे, सब मिला करके जोड़ के 102 आर हो जाएगा। 102 आर इक्वल टू 102 पे एक और जीरो, तो आर बराबर 10%। 10% जो है दर होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सुभाष पूर्व की ओर 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो इसे हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे। पूर्व को इधर दिखाते हैं, कितना दूरी तय कर रहा है, 15 किलोमीटर, इसको 15 मान लेते हैं। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है, उत्तर मतलब ऊपर होता है, फिर 15 जाता है, तो इसको भी 15 मान लेते हैं। फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है, तो इधर होता है पश्चिम, फिर 15 जाता है, दूरी तय करता है। वो अब वो आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बता दीजिए। तो इधर 15 है, तो ये भी 15 होगा। बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, इसका राइट आंसर 15 हो जाएगा। यदि अरुण ने इंग्लिश और गणित में कुल मिला के 170 अंक प्राप्त किए, इंग्लिश प्लस मैथ मिला करके 170 अंक, और दोनों का अंतर जो है माइनस 10 अंक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, काट देंगे। 2 इक्वल टू 180, तो ई इक्वल टू 90, ई इक्वल टू 90, तो उनका अनुपात क्या है, तो अनुपात ई 90 है, तो एम कितना हो गया 80। 90 और 80 मिला करके 170 होता है, तो अनुपात 9:8, 9:8, ऑप्शन सी 73 का ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पूनम को याद है कि उनके भाई राहुल का जो जन्मदिन है 18 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक है। फिर आगे देखते हैं, और उनकी बहन सुधा को याद है कि राहुल का जन्मदिन 16 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक है। तो देखिए इसमें 1825, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, और जो जबकि उनकी बहन सुधा को याद है कि, एक सेकेंड, 1825 तक ही था, देख लेते एक बार। हाँ, 18 से 25 अगस्त तक है। फिर देखिए 18 से 25 तक था, और फिर सुधा को याद है कि राहुल का जन्मदिन 16 अगस्त से 20 अगस्त तक ही है। तो 16 अगस्त के बाद, लेकिन 20 अगस्त के पहले है। अच्छा, इसमें भी वही रेंज होगा, के बाद वाला होगा, एक सेकेंड, के बाद, लेकिन 25 से पहले, के बाद और 25 से पहले है। 25 से पहले के बाद, तो ये 18 भी नहीं होगा और 25 भी नहीं होगा, तो 19 से लेकर के 24 तक। और सुधा के अनुसार 16 अगस्त के बाद, मतलब 17 है, 18 है, 19 है और 20 अगस्त से पहले, तो ये 3 डेट है। तीनों डेट में कॉमन कौन है, तो ये 19 से ही शुरू है, तो 19 कॉमन हो गया। तो ये इस तरह के प्रश्न के लिए कॉमन जो होता है वही आंसर होता है, तो ऑप्शन इसका सी हो गया। तो राहुल का जन्मदिन कब है, कितने अगस्त को है, तो 19 अगस्त को है। हाल ही में असम और किस राज्य के बीच 50 साल का जो सीमा विवाद था उसे सुलझा लिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। असम और मेघालय के बीच 50 साल पुराना विवाद जो था सीमा का, उसे सुलझा लिया गया। कुल 12 जगहों पर यह विवाद था, और अमित शाह की अध्यक्षता में मध्यस्थता में यह ऐतिहासिक सीमा विवाद सुलझा लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम और मेघालय, याद रखेंगे। अगला रीजनिंग का प्रश्न है। रीजनिंग में जो दिया हुआ है इसमें इसे सही करना है, मतलब कि जो खाली जगह उसे भरना है। 9 6 को क्या किया कि 117 हो गया, तो 9 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 81 और 36 मिला करके 117 हुआ। वही लास्ट में कर देंगे, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9 मिला करके 58 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 7 व्यक्ति ABCDEFGH एक पंक्ति में खड़े हैं, उत्तर की ओर मुँह करके खड़े, यह जोड़ी नहीं किसी क्रम में हो, जी पंक्ति के बाएं अंत से तीसरे स्थान पे खड़ा है, और इसी तरह से आगे भी बताया गया है। इसको यदि आप पढ़ करके सजाएंगे, उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, ऐसे लिख देंगे उत्तर की ओर मुँह करके। तो इधर यदि इसको एक तरफ से सजाते हैं, इसको सही से पढ़ करके बारी बारी से सजाएंगे, तो पहले ई आएगा, फिर सी आएगा, फिर जी आएगा, फिर ए आ जाएगा,
ए के बाद एफ आ जाएगा, एफ के बाद डी और फिर उसके बाद बी आ जाएगा। ये आने के बाद कह रहा है कि वर्णमाला के क्रम में सजाने पर, मतलब यहाँ पे जब ए से लेकर के एफ तक है तो वर्णमाला में सजाएंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी, एफ यहाँ जी यहाँ पे। कह रहा है कि मूल स्थानों की तुलना में कितने स्थान में परिवर्तन हुआ, क्या ए की जगह पे है, नहीं है, बी की जगह पे बी नहीं, सी की जगह पे सी नहीं, डी ई एफ जी कुछ भी नहीं है। इसीलिए इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। कोई भी जो है मूल स्थान की तुलना में कितने स्थान परिवर्तित रहेंगे, कोई भी स्थान परिवर्तित नहीं हुआ मूल स्थान पर, इसीलिए इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। मतलब कि यदि ए के जगह ए आ जाता तो उसको बोलते कि सेम स्थान है, ये अपरिवर्तित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें कथन दिया गया है और पूर्व धारणा दिया गया है। तो कथन क्या है कि संगठन, कोई भी संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो वहाँ की योग्यता के आधार पर कर्मचारियों को बढ़ावा देना चाहिए, या अकेले सेवा और वरिष्ठता का, सेवा मतलब कि कोई यदि 10 साल से नौकरी कर रहा है तो उसको प्रमोशन कर दीजिए, या कोई ज़्यादा एज वाला है तो उसका प्रमोशन कर दीजिए, या उसके योग्यता के आधार पर उसको प्रमोशन दीजिए। मतलब बढ़ावा देना मतलब प्रमोशन देना। अब कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे आप लोग कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई संगठन, कोई कार्यालय है, कोई फैक्ट्री है, कहीं भी है, किसके आधार पे आप उसे बढ़ावा देंगे मतलब प्रमोशन देंगे, उसके योग्यता के आधार पे देंगे, या फिर उसे सेवा के आधार पे देंगे कि वो वरिष्ठ है, वरिष्ठ बोले तो एज में ज़्यादा, उसके आधार पे देंगे। अब अवधारणा आपको सोचिए कि एक कर्मचारी की योग्यता अकेले सेवा और वरिष्ठता की लंबाई के आधार पर, देखते आगे, आधार पर प्रतिबिंबित नहीं करता है। तो जब प्रतिबिंबित नहीं करता है तो इसको कैसे कह सकते हैं प्रतिबिंबित करता है कि नहीं करता है, इसके लिए दूसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि एक कर्मचारी की योग्यता मापन के लिए निर्धारण करना संभव है। तो निर्धारण करना तो संभव है ही, आप योग्यता के आधार पर करते हैं, वो ज़्यादा एज का है उस आधार पर करते हैं, या कि वो ज़्यादा दिन तक काम किया उस आधार पर करते हैं। तो कथन व्यक्ति के पुरस्कार की आवश्यकता, पुरस्कार बोले तो वही प्रमोशन के तनाव को दिखाता है, जिसका प्रदर्शन किसी संस्था के लिए असाधारण होता है। जो किसी मतलब कि आप किसी को बिना योग्यता के आधार पर कर रहे हैं तो वो सही नहीं है। जो किसी संस्था में बहुत समय से अस्थिरता के साथ काम कर रहा है, यदि सर्विस की लंबाई किसी व्यक्ति की बुद्धिमान होने को सिद्ध नहीं करती है तो उसका प्रदर्शन और बुद्धि कार्य पर विचार करती है। इसलिए जो इसका एक है और दो, दोनों इसमें अंतर्निहित है। यहाँ दो तालिका दिया हुआ है, दोनों तालिका में बोला जा रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में लाभ अधिकतम कितने प्रतिशत वृद्धि किस अवधि में हुई है। तो इसको देखने के लिए पिछले वर्ष एक वर्ष का ये है, दूसरे वर्ष का ये है, ये 14-15 ये अवधि दिया है तो 14-15 के दौरान इसे एक वर्ष मानेंगे, और दूसरे वर्ष ये है, तीसरे वर्ष में ये, चौथे में ये, इस तरह से आगे भी देखेंगे। तो कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में, जहाँ 625 वहाँ 690 में, तो अधिक वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे। 690 और 625 में यदि आप वृद्धि देखेंगे तो 690 में से 625 को घटाते हैं, और घटाने के बाद जो आता है तो ये होता 65। तो 65 बटे प्रारंभिक बोले तो 625 गुना 100, इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिए। फिर 690 से 725 हो जाता है, तो 725 के लिए घटाते हैं 690 से 725 को, और घटाने के बाद यहाँ आ जाता 35। तो 35 बटे प्रारंभिक मतलब 690 गुना 100, इस तरह से सभी का परसेंटेज निकाल लेते हैं, और सभी के परसेंटेज निकालने के बाद जो अधिक होता है उसे बोलते हैं कि अधिकतम प्रतिशत वृद्धि दर्ज किया है। और ये होगा 2015 और 16 के बीच। 2015-16 में 10.4% निकलता है, इसका 10.4% निकलता है, और बाद बाकी जिसका भी वृद्धि निकालिएगा 10 से कम ही निकलेगा। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015-16 ऑप्शन डी। भेल के बोर्ड में निम्न में से किसने निदेशक विद्युत का पदभार ग्रहण किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपिंदर मथारू को। उपिंदर मथारू को भेल बोर्ड में निदेशक विद्युत का पदभार दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस दवा का एक
मेहरोधी दवा के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटाफॉर्मिन। मेटाफॉर्मिन एक दवा के रूप में उपयोग होता है और ये डायबिटीज जो होता है उसे उसकी एक प्रमुख दवा है। बात आती है डायबिटीज की, जिसको हिंदी में मधुमेह रोगी भी बोलते हैं। तो मधुमेह एक ऐसी अवस्था है जिसमें अग्नाशय की कोशिका इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती है और जिसमें शर्करा का उपापचय नहीं हो पाता है। अतः पेशाब और रक्त में शर्करा की अधिक मात्रा हो जाती है। इससे रोगी को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाती है, जिससे रोगी कमजोर होने लगता है। और डायबिटीज को कितने टाइप में बांटा जाता है, तो टाइप 1, इसमें डायबिटीज, इसमें रोग इंसुलिन टीके लगाने पड़ते हैं डायबिटीज 1 वाले को, टाइप 1 वाले को। टाइप 2 वाले में इसे डायबिटीज या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी बोलते हैं, जो मेलिटस अर्थात मेटाफॉर्मिन की दवा से इसे ठीक किया जा सकता है। और टाइप 1 में इंसुलिन के टीके लगवाने पड़ते हैं। तो दो तरह की बीमारी हो गई, एक में इंसुलिन के टीके लगाए जाते हैं, एक में मेटाफॉर्मिन दवा ली जाती है। और मेटाफॉर्मिन दवा किस में ली जाती है, तो ये टाइप 2 में ली जाती है। टाइप 1 में इंसुलिन का इंजेक्शन लिया जाता है, सुई लगाया जाता है। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसकी क्या वजह है, तो यह प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ऐसा प्रतीत होता है। बात आती है अपवर्तन की, तो अपवर्तन क्या होता है, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है और यह क्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। और इसे दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश की किरण के विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर वह अविलंब की ओर मुड़ने तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर वह अविलंब से दूर जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इस आधार पर कई प्रश्न पूछा जाता है और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये प्रश्न गलत ना हो आप लोगों से। इसमें एक होता है कि जब एक पेंसिल को पानी से भरे गिलास में रखा जाता है तो पेंसिल टेढ़ा दिखता है, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। जब एक सिक्के को पानी से भरे टब में रखा जाता है तो सिक्का का तल ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ये भी अपवर्तन कारण होता है। और पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू को बगल से देखने पर यह वास्तविक आकार से बड़ा दिखता है, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि सभी फूल पंखुड़ी है, तो देख लेते हैं, इसको बनाते हैं। ये इसको फूल मान लेते हैं, सभी फूल जो है पंखुड़ी है, इसको पंखुड़ी मान लेते हैं। आगे कोई पंखुड़ी गुलाब नहीं है, तो कोई नहीं है तो इसको गुलाब मान लेते हैं। कोई गुलाब फूल नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है, कोई गुलाब जो है फूल नहीं है। अच्छा, दो ही पढ़ लिए पहले। सभी पंखुड़ियाँ फूल है, जितनी भी पंखुड़ी है, पंखुड़ी बाहर वाला ये फूल है, ये तो गलत कह रहा है। सभी पंखुड़ी फूल नहीं है और कोई गुलाब फूल नहीं है, तो दो सही है एक गलत है। तो इस देख लीजिए ऑप्शन, किस ऑप्शन में ऐसा है सॉरी डी, केवल निष्कर्ष 2 का पालन कर रहा है, कोई गुलाब फूल नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी सिलोलिज्म ही है, इसमें कह रहा है कुछ रुई कपड़े है, तो बना लेते हैं। ये रुई है, कुछ है तो कुछ कपड़े के बोल देते हैं। कुछ ऊनी कपड़े रुई है, कुछ ऊनी कपड़ा जो है ये रुई है, तो रुई इधर आया और ऊनी को यूं मान लेते हैं। आगे इसका निष्कर्ष पढ़ते हैं। कुछ रुई पत्तियां है, पत्ती की तो बात ही नहीं हुई है, इसीलिए इसको गलत कहेंगे। ऊन एक कपड़ा है, ऊन तो ये है और कपड़ा का कोई रिलेशन कहीं से दोनों का नहीं दिख रहा है, इसीलिए दूसरा भी गलत है। इस तरह से कहा जा सकता है कि दोनों कथन गलत है। और ऐसा किस ऑप्शन में है दोनों कथन गलत का, तो डी है। और ना तो एक सही और ना ही दो सही है, ना तो एक और ना ही दो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करना है, जिसमें कि पहले 13 है फिर 40 है। 13 में क्या किया कि 40 हो गया, तो 13 गुना 3 जोड़ 1,
तो 40 हो गया। 40 में क्या किया गया, 122 हो गया, तो 40 गुना 3 120 प्लस 2 तो 122 हो गया। 122 गुना 3 प्लस 3, इसी तरह से गुना 3 और अगला पद आता तो 1 जोड़ देते हैं। तो इसी तरह से यदि 369 में 3 से गुना करें, पहले वाले में 1 जोड़े, फिर 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े, इस बार 4 जोड़ देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1111। इसका राइट आंसर है। गुना 3 जोड़ 1 गुना 3 जोड़ 2 गुना 3 जोड़ 3, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है व्यंजक का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सवाल है, इसे सॉल्व करना केवल थोड़ा सा ये है, sin 60 का वैल्यू √3/2 पुट कर देंगे, √3/2 sin 60 का वैल्यू पुट कर देंगे, और cos 60 का वैल्यू 1/2 पुट कर देंगे और इसे सोल्व करेंगे। सॉल्व करने पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको सरलीकरण आना चाहिए। अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्यय के लेखा परीक्षक नहीं करते हैं। ये केंद्र सरकार की करते हैं, राज्य सरकार की भी करते हैं और सरकारी कंपनियों की भी करते हैं। तो जो बच्चा ऑप्शन बी स्थानीय निकाय का नहीं करते हैं, तो स्थानीय निकाय इसका सही आंसर हो जाएगा। स्थानीय निकाय का जो ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है, उनकी प्राप्तियों का व्यय का लेखा परीक्षक नहीं करते हैं। जानते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, किंतु इसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पे ही हटाया जा सकता है, और इसकी कार्य करने की जो अवधि होती है ये 6 वर्ष तक होती है। लेकिन यदि इसे पूर्व ही 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो उसे पद से हटना पड़ता है। और यह इसे सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कहा जाता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सरकारी कंपनी के लेखाओं का परीक्षण करता है, और स्थानीय निकाय के व्यय का परीक्षण ये नहीं करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रीजनिंग का है। रीजनिंग में यहाँ पे पुट करना है। तो इधर से जो ये ऐसा आकृति दिख रहा है, ऐसा आकृति इधर भी है, तो जैसा आकृति इधर है ऐसा इधर से भी दे देंगे, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है किसी संख्या के वर्गमूल, तो मान लिए वो संख्या x है, x का वर्गमूल का मतलब यही हुआ का 1/3। का मतलब तो जानते ही है गुना होता है। का 1/3 का जो मान है वो है 0.001। तो इस तरह से यदि x का वैल्यू निकालते हैं तो x का वैल्यू निकल जाता है 0. टोटल 6 अंक के बाद ये 6 अंक 5 जीरो हो जाएगा, 2 3 4 5, और उसके बाद आ जाएगा 9। ये इतना वैल्यू होगा। तो ये किस ऑप्शन में है, ये पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी टोटल 4 जीरो है 1 5, ये भी तीसरा भी नहीं है। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा नन। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या या अक्षरों को चुनिए। इसमें से 64 के बारे अनुपात में वाट दिया है, और आगे जो है 72 का 53 दिया है। तो 72 में देख लेते हैं कैसे रिलेशन बना है। तो 7 2 9 5 3 8, 9 में से 8 घटा तो 1 हो गया। ऐसा रिलेशन यहाँ भी खोज लेना है। 6 4 10, 10 में से 9 घटाएंगे, 9 वाला ये नहीं हो सकता क्योंकि ये 4 4 8 है। ये 5 4 9 ये हो सकता, 5 2 7 ये भी नहीं होगा, और 7 0 ये भी नहीं होगा। तो ये 9, 10 में से इसको जोड़ेंगे 10, इसको जोड़ेंगे 9, 10 में से 9 घटा 1, इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। दो व्यक्ति है 960 रुपया का काम करने का एक ठेका लिया। दोनों व्यक्ति उस काम को क्रमशः 16 और 24 दिन में कर सकता है, और तीसरे व्यक्ति के हेल्प से वो 8 दिनों में काम खत्म करता है। तो पूछा क्या जा रहा है ये देख लेते हैं। तो कुल मजदूरी में से तीसरे व्यक्ति का हिस्सा पूछा जा रहा है। देखिए बहुत ईजी सवाल है, ध्यान से देखेंगे इस सवाल को। तीसरे व्यक्ति का हिस्सा पूछा जा रहा है। तो तीसरे व्यक्ति के हिस्से के लिए सबसे पहले तो इसे ये देख लेते हैं, ये जो पहला व्यक्ति है वो कितने दिन में काम खत्म करता है, 16 दिन में। दूसरा व्यक्ति 24 दिन में। और मान लिए ये पहला है, दूसरा है, ए भी मान सकते या पहला मान लिए, ये दूसरा मान लिए, और तीसरा व्यक्ति का नहीं पता है, इसी का निकालना है। लेकिन एक चीज़ पता है यहाँ डाटा, पहला, दूसरा और तीसरा,
तीनों मिल करके जो है ये 8 दिन में काम ख़त्म कर लेता है। सवाल पढ़ेंगे, तीसरे व्यक्ति के साथ काम करके वो 8 दिन में ख़त्म करता है, तो तीनों मिल के 8 दिन करता है। तो इसका क्या करेंगे, इसका टोटल यूनिट निकाल लेंगे। 16, 24 और 8 का जो एलसीएम होता है वो 48 होता है, तो 48 यूनिट टोटल काम हुआ। तो पहला का कितना क्षमता हो गया, तो 3, क्योंकि 48 में 16 से भागा देते हैं तो 3 आता है, 48 में 24 से भागा देते हैं 2 आता है, 48 में 8 से भागा देते हैं तो 6 आता है। कहने का मतलब ये सभी क्षमता 3, 2 और 6 क्षमता हो गया। इस क्षमता में जो सबसे लास्ट वाला तीनों मिल करके जो है ये 6 यूनिट है। तीनों मिला के जो क्षमता है 6 है, उसमें से पहला का 3 क्षमता है, दूसरा का 2 है, तो 3 2 5 हो गया। ये दोनों मिल करके 5 हो गया। तो तीनों मिला के 6 और 2 मिला के 5, तो तीसरा का क्षमता तो ऑलरेडी पता चल गया। तीसरा का 6 में से 5 घटाए तो 1, तो 1 है इसका क्षमता इफिशियंसी। और इस तरह के सवाल के लिए बारे में हम लोग जानते हैं कि जिसकी जो क्षमता होती है तो मजदूरी या लाभ में उसी अनुपात में विभाजित होता है। इसी को ऐसे बोलते हैं, मजदूरी या लाभ हमेशा क्षमता के अनुपात में विभाजित होता है। तो तीसरा का क्षमता 1 है, कितना में 1 है, तो टोटल 6 में 1 है, टोटल सब मिला करके 6 है, तो 1/6 इतना भाग इसका क्षमता है। और रुपया कितना मिला है, 960, तो 960 इसे भागा देते हैं तो 160 रुपया इसका आंसर आता है। सी का हिस्सा 160। देखते हैं किस ऑप्शन में 160 है, तो ये ऑप्शन सी में 160 रुपया है। तो सी का जो है तीसरे व्यक्ति का जो हिस्सा है ये 160 रुपया है। तकिया को पिलो कहा जाए, पिलो को चटाई, चटाई को बेडशीट और बेडशीट को कवर। तो छत पर क्या बिछाएंगे, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि छत पे क्या बिछाते हैं, तो छत पे चटाई बिछाते हैं। चटाई कहा क्या जा रहा है, बेडशीट, तो छत पे बेडशीट बिछा देंगे, ऑप्शन बी। पोषवाही जिसको फ्लोएम भी बोला जाता है, इससे गलती से फ्लोएम लिखा गया, फ्लोएम होगा। पोषवाही जिसको फ्लोएम बोलते हैं, परिवहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम में अतनुकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन होता है। फ्लोएम जो होता है शर्करा का परिवहन करता है और जाइलम जल का परिवहन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखेंगे। फ्लोएम पौधे के तने, जड़ और पत्तियों में पाए जाते हैं, और फ्लोएम पत्तियों द्वारा जो अतनुकारी शर्करा होता है उसे पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाता है। और इसे आसानी से समझ सकते हैं कि फ्लोएम जो है पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पहुंचाता है, और जाइलम जो है जल को विभिन्न भाग तक पहुंचाता है। संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियों को नियुक्त किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 समितियों को नियुक्त किया था। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। आर्यभट्ट और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है, दी गई आकृतियों में त्रिभुज की संख्या को चुनना है, इसमें से काउंट कर लीजिए। सबसे पहले तो एक कॉर्नर पे देखिए 1 2 और ये दोनों बीच वाले लाइन हटा करके 3, तो एक कॉर्नर पे 3, टोटल 4 कॉर्नर है, तो 4 तिया 12। इसके अलावा ये पूरा वाला देखिए किधर किधर पेन जा रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये टोटल कितना 1 2 3 और 4, तो 12 4 16। इसके अलावा कॉर्नर के अलावा भी बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है, तो वो देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से यदि सबको जोड़ते हैं तो टोटल जो त्रिभुज होता है ये 20 हो जाता है। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। सुमेलित क्या करना है, तो एक तरफ जो है व्यक्ति का नाम दिया है, दूसरी तरफ उसका कार्य क्षेत्र दिया हुआ है। तो बीनू माकंड ये क्रिकेट खिलाड़ी थे, ये आप लोग बहुत आदमी जानते होंगे, जो नहीं जानते वो जान लीजिए, बीनू माकंड क्रिकेट खिलाड़ी। सुनील मित्तल ये दूरसंचार उद्योग से जुड़े हुए हैं। वी कुरियन के बारे में तो सब जानते हैं कि डेयरी डेवलपमेंट, अर्थात वी कुरियन जो है भारत में डेयरी के जनक माने जाते हैं। डेयरी मतलब दुग्ध उत्पादन। और उमा शर्मा एक मात्र ऑप्शन बचता है, कथक नृत्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक धारिता 10 वोल्ट पर 1 कूलाम स्टोर करता है, उसकी धारिता क्या होगी। आप सभी ग्रुप डी एग्जाम देने वाले इस तरह के जो भी नॉमिकल्स है उसे बहुत आसानी से देख लेंगे, इसका फॉर्मूला आप लोग कंटेस्ट कर लेंगे।
तो धारिता का जो फॉर्मूला होता है अर्थात सी बराबर होता है Q/V। Q बोले तो कुलाम, V बोले तो वोल्ट। तो कुलाम का क्या दिया हुआ है मान, तो 1 दिया हुआ है, और वोल्ट कितना है 10, तो 1/10 अर्थात 0.1। 0.1 ऑप्शन सी 0.1 फेराड, ये इसका धारिता हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न, 99 नंबर का प्रश्न। 99 नंबर का प्रश्न, त्रिभुज ABC की परिकेंद्र O है, तो इसे एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज है और परिकेंद्र दो तरह से होता है, एक होता अंतः केंद्र मतलब अंदर में वृत्त होगा, परिकेंद्र मतलब बाहर वृत्त होगा। इसे शीर्ष को छूते हुए एक बाहर से वृत्त होगा, तो वृत्त खींच दिए। आगे कह रहा है इसका केंद्र O है, तो O केंद्र को मान लिए। अब क्या किया, इसको मान दे A, B और C त्रिभुज था, O उसका परिकेंद्र है, इसको भी मिला दिए। अब कह रहा है यदि BAC 50 डिग्री, BAC देख रहे हैं जो कि परिधि पर बना कोण है, ये है 50 डिग्री। आगे कह रहा है OBC क्या होगा, OBC ये वाला कोण OBC क्या होगा। तो जानते हैं कि जब एक परिकेंद्र की बात हो तो जो परिधि पर केंद्र बनता है उसका दोगुना कोण, दोगुना होता है उसके केंद्र पर। यदि ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और एक त्रिभुज में टोटल तीनों कोणों का मान होता है 180, तो रेस्ट कितना बचा कोण, 80 डिग्री का बचा है। 80 डिग्री इधर और इधर मिला करके 80 होगा। जब ये दोनों मिला कर 80 होगा तो जानते हैं कि ये एक त्रिज्या, त्रिभुज, इस त्रिभुज की त्रिज्या है। ये दोनों त्रिज्या है और त्रिज्या का वैल्यू बराबर है। जब त्रिज्या का वैल्यू बराबर है तो बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है, इसीलिए जो रेस्ट 80 डिग्री बचा है उसे दो भाग में बांट करके 40 होगा, तो 40 इसका भी हो जाएगा और 40 इसका भी हो जाएगा। तो इधर भी 40 इधर भी 40, और पूछा वही जा रहा था OBC इधर का, तो 40 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है k के किस मान के लिए समीकरण 3x + 4y = 5 और k + 3x + 6y = 5 के का अनंत हल होंगे। तो हम लोग जानते हैं अनंत हल होने के लिए जो फार्मूला होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये फार्मूला होता है इसका। इसमें सब तो जान नहीं रहे हैं, a का वैल्यू क्या है 3 है, तो किधरों से ले लेंगे, एक तरफ से केवल ये लास्ट वाले दो भी लेकर के इसे सॉल्व कर सकते हैं, इजी भी होगा। तो देखते हैं b का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 4, b1 का वैल्यू 4 और b2 का वैल्यू 6, तो 4/6। आगे आते हैं c1 का वैल्यू जो है 5 और c2 का वैल्यू जो है ये 5k है, तो 5 से कैंसिल हो गया, तो 4k = 6, 4k = 6 और k = 6/4, 6/4 इसे सॉल्व कर लेंगे, सरल कर लेंगे, तो 3/2 ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 100 प्रश्नों को बहुत ही डिटेल से, जहाँ तक संभव हो पाया डिटेल से किए हैं। कुछ प्रश्न में हिंट्स भी दिए हैं, कुछ को सॉल्यूशन आप लोगों के लिए खुद छोड़े हैं, उसे आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। यदि इसके बाद भी यदि कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करें। किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए उसे सॉल्व करके आपको जो टेलीग्राम का ग्रुप है उस पर सेंड कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा। यदि आपको यह सेशन पसंद आ रहा है या टेस्ट सीरीज पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक में शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने से जो मेरा यह प्रयास है यह इसमें हिम्मत हौसला बढ़ेगा, साथ ही और अच्छा करने का मैं प्रयास करूँगा। तो दोस्तों इस तरह का और भी वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, कुछ सुधार करना है तो वो भी बताएं। और यदि आपको टेस्ट देना है, यदि टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो आप नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप देखेंगे तो टेलीग्राम का लिंक होगा, उस टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में यदि जुड़ जाते हैं तो आपको वहाँ से रेगुलर जो भी टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसका PDF मिल जाएगा। PDF मिलते ही सबसे पहले आप उसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद आप जो वीडियो दिया जा रहा है उस वीडियो से उसका असेसमेंट कर लेंगे कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, और इस तरह से आप अपने तैयारी को एक बेहतर स्थिति में पहुंचा सकते हैं। तो मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में,
याद रखें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।